नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखंड। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म जर्नी टुवर्ड्स बिलियन में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का शौक है और आप चाहते हैं कि अपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाया जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाया है और प्रोफेशन बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या दिक्कतें झेली और कैसे इन्होंने अपने इस बैड टाइम में या फिर स्ट्रगल टाइम को फेस किया और कैसे उससे आगे बढ़े, ओवरकम किया और आज एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में लोगों के सामने अपनी पहचान बना के खड़े हैं। अगर इनके बारे में पर्सनल बात करूं तो हम दोनों ने लगभग जर्नी एक साथ स्टार्ट की थी, लेकिन इनको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेलने को मिली, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे और आज उसका परिणाम है कि आज इनका चैनल यूपीएससी के क्षेत्र में एक बहुत ही अलग पहचान बनाए हुए है। और जो इनका मोटो था स्टार्टिंग से ही कि एक अलग तरह की यूनिक शिक्षा पद्धति यूपीएससी के छात्रों को दी जाए, उस पर ये काफी हद तक सफल हुए हैं, जिस वजह से इनका चैनल बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ है यूपीएससी के छात्रों के बीच। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं रवि प्रकाश आजाद जी का, आजाद आईएएस एकेडमी के संस्थापक। तो रवि जी, आज आपको हम अपने दर्शकों से मिलवाते हैं और उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं। एक, जैसे मैंने पहले वीडियो में अपने कहा था कि कैसे आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों जो अपने पैशन को प्रोफेशन बना चुके हैं उनकी जर्नी और उन्होंने अपनी इस जो जर्नी थी इसमें क्या क्या दिक्कतें झेली उसके बारे में अपनी जर्नी शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मैं देना चाहता हूं। तो आप आज हमारे दर्शकों के साथ अपनी जर्नी में जो जो दिक्कतें हुई या फिर कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की, आपको शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें हुई, फिर क्या मोटो था आपको इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का और बाकी सारी चीजें जो आपने फेस की और आप चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे जिससे उनको भी फायदा मिल सके, कैसे अपने इस पैशन को प्रोफेशन बना सके। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अखंड जी आपका। और पहली बार जब अखंड जी से मुलाकात हुई थी तब इन्होंने काफी सहारा दिया था उस दौरान मुझे, और फाइनली आज हम लोग बैठे हुए हैं, एक डिस्कस कर रहे हैं कि इस विषय वस्तु पर कि कैसे यूट्यूब की जो जर्नी होती है उसको किस तरीके से एक यूट्यूबर फेस करता है। वैसे इन्होंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए और इनके उत्तर काफी सारे हो सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो इस दौरान मैंने पूरा स्ट्रगल देखा या फिर इस जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं आपके साथ साझा कर सकूं। जो जनरेशन है उसको इस चीजों को जो या फिर लगातार लगे हुए हैं यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं या जो कुछ भी मेरे द्वारा उनको सीखने को मिले मैं उनको एक सही बेस पर सारी चीजें समझा सकूं। तो जहां तक बात है कि यूट्यूब चैनल प्रारंभ करने की बात, जिस इरा में मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान कहीं ना कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। सबसे बड़ी चीज थी स्टडी मटेरियल को लेकर या प्रॉपर गाइडेंस को लेकर। यूट्यूब चैनल तब भी कम नहीं थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे, जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल में जो फॉलो करता था, मैं नाम आपको लूं यदि तो जैसे मुनरोल जी हैं, है ना, उनको फॉलो करते थे और बहुत अच्छा कंटेंट वो दे रहे थे। लेकिन एक जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जो आधार से लेकर शिखर तक की बात है, वो कहीं पर मुझे मिल नहीं रही थी। तो दिमाग में हमेशा एक ये चलता रहता था कि यदि कभी मौका मिलेगा तो फाइनली एक स्टूडेंट में जो एक भ्रम फैला हुआ है खासकर हिंदी मीडियम में, तो उस दृष्टिकोण में एक नया आयाम विकसित करने का प्रयास मैं स्वयं करूंगा, जिसमें यूट्यूब एक प्रारंभ था, एक शुरुआत थी। कैसे शुरुआत की वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस उद्देश्य से इस चैनल को प्रारंभ किया गया और इस चैनल में ये था कि मैं बहुत बेसिक बच्चों को बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि टीचिंग करने का एक जज्बा शुरू से था। शुरुआत में ही मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे अभी देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि एक ग्रुप स्टडी करना, ग्रुप स्टडी में एक लीड रोल रखना या आपस में किसी चीज को समझाना या जितना पढ़ा हुआ है वो दूसरे तक शेयर करना, यह हैबिट बचपन से रही। ठीक है, और उसी आयाम ने धीरे धीरे अंदर एक टीचर विकसित कर दिया। फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गए, मुखर्जी नगर रहे, काफी समय तक इलाहाबाद में रहे और यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी काफी स्ट्रगल हमने इन चीजों पे देखा। तो जो एक प्रॉपर गाइडेंस की बात है, जो चीजें मैंने समझी जाकर के, बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर के देखा, समझा, बड़े बड़े मेंटर से मिले, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि इसको आसान भाषा में दिया जा सकता है, जो कि आधुनिक शिक्षा व्यापारीकरण से हटके हो।
ठीक है। आज के समय में शिक्षा में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, या तो बच्चे को आसानी से सुलभ नहीं है, और ये सुलभ भी है तो कहीं ना कहीं पे वो भी उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े ब्रॉड स्केल में हो चुके हैं कि एक एक बच्चे से जुड़ नहीं पाते। तो फाइनली उसी उद्देश्य से 2016 में मैंने पीसीएस का जब मेंस लिखा, प्रीलिम्स एग्जाम दिया 2016 में, मार्च में हुआ था प्रीलिम्स एग्जाम, मुझे याद है 19 मार्च को था। और उसके बाद जो है मैंने मार्च में ही यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। इसका पहले शुरुआती नाम था आजाद स्टडी सेंटर, और आजाद चूंकि मेरा नाम रवि प्रकाश आजाद है, तो चूंकि इस नाम से मुझे बड़ा इमोशनल लगाव था, तो मुझे लगा कि यदि मैं इसी नाम से इसको आगे बढ़ाऊंगा तो आगे चल के एक जुड़ाव महसूस होगा। तो आजाद स्टडी सेंटर आगे चल के आजाद आईएएस एकेडमी में बदल गया। आज इसका ऑफलाइन सेंटर भी है और ऑनलाइन यूट्यूब पे भी है, ऑनलाइन बैचेस हैं, वेबसाइट है और एप्लीकेशन है। एक बड़े स्तर पर चीजें पहुंच गई, जैसा कि आपने पूरी जर्नी मेरी देखी है कि मैं बड़े बेसिक से प्रारंभ हुआ और आज धीरे 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 बच्चों के प्यार से, बच्चों के सहयोग से लोगों को लगा कि चीजें बेहतर है। तो 2016 में जब ये जर्नी प्रारंभ हुई तो मुझे नहीं पता था कि YouTube के अंदर एक स्ट्रगल है। ये था कि बस तुरंत ही हो जाता, सब चीजें रातों रात हो जाती हैं, है ना। तो वो लाइव प्रारंभ तो हुई, शुरू हो गया, वीडियो बनाने शुरू किए गए। कभी 1 व्यू आता था, 2 व्यू आता था, शेयर कर देते थे, 4, 6, 10 व्यू आ जाते थे। ये लगातार सिलसिला चलता रहा। लेकिन क्या है कि जब आपके अंदर एक टीचर होता है तो टीचर ये नहीं देखता कि एक बच्चा देख रहा है, 2 देख रहा है। टीचर तो वो होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2016 में हमने ऑफलाइन डाला। ऑफलाइन हमने गाजियाबाद में यहाँ पे ओपन किया, और ऑफलाइन में मैंने 3 महीने तक सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। अब यही मोटिव, ये चीज मुझे सीखने को मिले यूट्यूब से, क्योंकि शुरुआती दौरान पे जब आप यूट्यूब पे होते हैं तो आप 2 वीडियो, 2 व्यू आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, अपने ही देख रहे हैं, है ना। ये लंबे समय तक चलता है आपको काफी स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। आपको 100 व्यूज पे हो सकता है कि 1 साल गुजर जाए, ये कंडीशंस भी आपको झेलनी पड़ेंगी। तो ये चलता रहा। कंटेंट चूंकि लोगों को ये पसंद आ रहा था कि ये जो बता रहे हैं इसमें सच्चाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप बच्चों को बिल्कुल साफ सुथरी बात और बहुत सच्चाई के साथ बताते हैं तो लोग पसंद करना शुरू करते हैं। और फाइनली धीरे धीरे काम करते गए, मुश्किल से 500 सब्सक्राइबर हुए। लगता था कि 500 बहुत बड़े होते हैं, है ना। उस दौरान जब मैं बताता था कि मैं 500 बच्चों का, मतलब एक फीलिंग थी अपने अंदर। लेकिन काम, मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा जिस दिन वीडियो ना डाला गया हो। इतना डेडिकेशन था, क्योंकि 5 लोग भी इंतजार करते थे तो मैं डालता था, शूट करता था बहुत। इसमें अब जो स्टूडेंट है, केवल जो यूट्यूब को नहीं जानते हैं, उनको तो लगता होगा कि बड़ा आसान होता है वीडियो डालना, है ना। आप इजीली जो है शूट कर सकते हैं। मैं शुरुआती दौरान बताऊं तो जब मैंने पहला वीडियो बनाया होगा तो कितने रीटेक लिए होंगे। एक अंदर ही संतुष्टि नहीं होती, आपको अंदर ही लगता है, एक यूट्यूबर ये सोचता है कि जब तक मुझे अच्छा नहीं लग जाएगा तब तक इसे पब्लिश नहीं करूंगा, है ना। तो शुरुआत में कई बार जो है एक वीडियो बनाने में 20-20 बार का रीटेक होता था। लेकिन फाइनली ये होता था कि चलो अब अच्छी चीज जाएगी बच्चों के सामने, चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जाकर के आपको मिस्टेक कर जाती है। और चूंकि संसाधन भी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बिना संसाधन आप इसे। मेरे पास शुरुआती दौरान पे ना लैपटॉप था, ना मोबाइल था, ना कुछ भी नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल क्लियर। और मेरे कुछ मित्र थे, मित्रों के सहयोग से उनके लैपटॉप थे, उनके मोबाइल थे। जब उनका फ्री होता था टाइम तो मैं उनका मोबाइल ले लिया करता था। मैंने कभी फैमिली से भी इस चीज के लिए नहीं कहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये क्योंकि मेरा पर्सनल था तो फैमिली को भी मतलब नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। और मैंने फैमिली को कभी बताया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या टाइम कहां पर देता हूं। और धीरे 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 ये इतना एक आदत बन गई, है ना। 50 बच्चे भी देखते थे, 5 लोगों के भी कमेंट आते थे कि सर कंटिन्यू रहिए, कुछ रहिए। तो मैं अपना जो है प्रतिदिन के स्तर पे काम करता रहता था। धीरे धीरे मुझे ये महसूस हुआ कि चलिए गाइडलाइन तो एक तरफ है, आप बच्चे को गाइडलाइन देते हैं, लेकिन आपको कंटेंट देना बहुत जरूरी है। तो उसी समय जब मैं एग्जाम देने जा रहा था यूपीएससी का, तो यूपीएससी के एग्जाम 2016 की बात है। 2016 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया है और पीसीएस का इंटरव्यू तक गया भी। तो उस दौरान मुझे एक चीज महसूस हुई, सबसे बड़ी चीज, कि एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको कोई ऐसा कंटेंट चाहिए होता है, जैसे करंट अफेयर्स में आपको ऐसा मिल जाए कि आप पूरा पढ़ें और पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, और जाके हम फास्ट बुक्स को, जो नोट्स अपने सिनॉप्सिस बनाते हैं या बुक्स बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं, क्योंकि अब डिजिटल का जमाना है तो बच्चों को लगता है कोई ऐसा वीडियो मिल जाए। तो 2016 में ही मन में ये हुआ कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ ऐसा कंटेंट डिजाइन किया जाए जो कम समय में पूरा का पूरा जितना सिनेरियो हो उनके दिमाग में आ जाए। क्योंकि हम पढ़ते तो साल भर है, लेकिन काम जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आज मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो मैं उस दिन के लिए पढ़ रहा हूं जिस दिन मेरा एग्जाम होगा,
है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में आने हैं। तो उस दृष्टिकोण से मास्टर वीडियो जैसी एक नई तकनीकी इजाद हुई, जिसमें मैं कम समय में पूरे बोर्ड पे काम करता हूं। लगभग 48 घंटे का काम होता है उसमें, लगातार पूरी बुक को मैं पूरे बोर्ड में उतार देता हूं, ठीक है। और फिर एक्सप्लेन करने की एक शैली और पढ़ाने का एक तरीका, ताकि बच्चे के दिमाग में बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर एक ये समझ मुझे धीरे धीरे विकसित हुई, जितना मैंने पढ़ाने के क्षेत्र में काम किया, कि स्टूडेंट का ब्रेन काम कैसे करता है। एक वो स्टूडेंट जो बहुत सीनियर है ना, जिसने 4-5 बार मेंस दे रखा है, कुछ लोग इंटरव्यू जा चुके हैं, या फिर जो सेलेक्ट हो चुके हैं, या फिर वो बच्चा जो 12वीं पास आउट होकर के आता है, उसके ब्रेन का लेवल क्या होता है, कि इस प्रकार से 12वीं के बाद जो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट की, और धीरे 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 पूरी एनर्जी डिक्लाइन होती रहती है। तो ये जो समझ थी, इस समझ ने मुझे धीरे धीरे, चाहे मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन मेरे दिमाग में बैठते थे कि इसको 1 मिलियन लोग, 2 मिलियन लोग, 3 मिलियन लोग, 5 मिलियन लोग आने वाले समय में देखेंगे। जो जब इतने बड़े संख्या में ये लोग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए रहेंगे, तो मुझे सबके ब्रेन के आधार पे काम करना है। कल के दिन ऐसा ना हो कि कोई बच्चा देखने के बाद उसे ये फील हो कि कंटेंट बेकार है ना, या फिर ये टीचर मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाए। तो वो समझ जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत विकसित हुई थी, उस मेथड को प्रयोग करते हुए मैंने मास्टर वीडियो बनाए। उसमें लगातार काम किए। काम करने के बाद जो है उससे पूरा, जब क्लास में जाता था, बच्चों से बताता था कि अब 1 घंटे में, 2 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और धीरे 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 यहीं से चैनल को एक नई पहचान मिलने शुरू हुई। बात ये नहीं कि आप YouTube में कंटेंट डालते हैं, जहां तक YouTube की मैंने समझ विकसित की है, YouTube में कंटेंट डालने भर से काम चल जाए तो बड़ा आसान चीज है, कोई भी डाल सकता है। कंटेंट डालना कितना आसान है। बात है कि आपके कंटेंट में यूनिकनेस क्या है, आप किस प्रकार से जो YouTube पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, चाहे टीचिंग की बात हो। अब आज के टाइम पे देखिए, एनवायरनमेंट जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट को लेकर के बहुत सारे चैनल हैं। एजुकेशन में भी आज बहुत सारी भीड़ आ चुकी है। एजुकेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, और कुछ चैनल ऐसा भी है जो स्टूडेंट का टाइम खराब करते हैं। तो मेरी सोच ये थी कि यदि बच्चा मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगा और आने के बाद वो 1 घंटा भी यहाँ पर व्यतीत करेगा, तो उस 1 घंटे का टाइम उनका खराब नहीं होना चाहिए। उस 1 घंटे में वो इतना कुछ सीख के चला जाए कि उसे फील हो कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पाया। वो क्रेज में डेवलप करना चाहता था, और उसी क्रेज में मास्टर वीडियो का इजाद हुआ। और फाइनली 1 घंटा जब कोई वो वीडियो देखता है, देखने के बाद ये भी था कि 2 घंटे का, क्योंकि एक पहले शुरुआती दौर पे, आप भी चूंकि इस फील्ड से जुड़े रहे, तो शुरुआती दौर पे ये बड़ा चला कि वीडियो का साइज छोटा होना चाहिए। मैंने कहा मैं इस इरा से हट के काम करूंगा, मैं 2 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, और 2 घंटे के वीडियो में 1 मिनट भी उसे बोर होने नहीं दूंगा स्टूडेंट को, किसी भी कंडीशन में। और फाइनली 2 घंटे कुछ ऐसा डिजाइन किया गया। अब मुझे पता है कि आधे घंटे बाद बच्चे का दिमाग कहां पर घूम जाता है, कहां पर डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, तो आधे घंटे बाद कैसे उसके ब्रेन को फिर से लाना है। हमेशा मैं जब भी मास्टर वीडियो बनाता हूं तो मैं बच्चों से यही कहता हूं कि आप सिर्फ मुझे सुनिए, बाकी मेरी टीचिंग स्किल होगी कि मैं आपके दिमाग को कैसे अटैक कर लेता हूं। ये एक टीचर की पहचान है कि टीचर सभी बच्चों को अपने हिसाब से समझे। तो वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच क्रिएट हुआ, और फाइनली उस चीज को काफी पहचान मिली, लोग पसंद भी करने लगे, और आज मास्टर वीडियो के नाम से ये चैनल जाना भी जाता है। इसके अलावा कुछ यूनिकनेस के नाम पे मुझे लगा कि पूरे सिलेबस को व्यवहारिक बनाना चाहिए। देखिए, अब एक चीज और बता दूं, इसमें कोई कहे कि बहुत बड़ा संसाधन, मैंने जैसा बताया कि शुरुआती दौर पे मेरे पास ना लैपटॉप था, ना मोबाइल था, ना कुछ नहीं था, और YouTube मुझे कुछ नहीं देता था। मैं यहां तक कहूं कि 2 साल तक YouTube ने कुछ नहीं दिया, 1 रुपए की इनकम मुझे YouTube से नहीं हुई, और मैं YouTube से इनकम के दृष्टिकोण से आज भी नहीं जुड़ा। आज भी जो भी आता है वो फंड मैं अलग रखता हूं, और वो फंड पूरा वेलफेयर में जाता है। YouTube के फंड का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। मेरे लिए ये है कि देखिए, आप कभी भी आप संस्थान चलाएंगे, आप देख ही रहे जो ऑफलाइन चल रहा है या ऑनलाइन में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीचर रोड पे जाके पढ़ाना लगे। तो मिनिमम तो एक फी चाहिए, है ना। तो जितना कुछ भी मैंने जाकर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, या फिर यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाया, या ऑनलाइन से थोड़ा बहुत अर्निंग हुई, तो फाइनली वो सारे पैसे का जितना भी रिसोर्स है वो सारा कुछ बच्चों पे ही खत्म कर देना। यही एक उद्देश्य था, अपनी जरूरतों को पूरी करना, जो टीम बने टीम की जरूरतों को पूरा करना, और उसको फाइनली बच्चों पे ही बांट देना, उन्हीं के लिए काम करना, उसी उद्देश्य से थे। तो यूट्यूब का जो भी पैसा आने वाले समय में मिला भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि यूट्यूब ने कुछ नहीं दिया, यूट्यूब ने एक पहचान दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहचान देने के बाद धीरे धीरे अर्निंग चालू हुई। अर्निंग मैं कहूं $100 होने में 2 साल लग गए थे। आप समझिए कितना सब्र रहा होगा 2 साल का। एक सबको ये होता है कि भाई YouTube से एक एक्स्ट्रा अर्निंग आएगी, लेकिन YouTube देता बहुत मिनिमम है, वो अपनी शर्तों पे देता है, आपकी शर्तों पे कुछ नहीं होता। तो जब मास्टर वीडियो आया, तो मास्टर वीडियो के बाद चैनल पे धीरे धीरे गैदरिंग होने लगी, लोगों को लगने लगा। मेरा पहला मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का था जो वायरल हुआ था,
और उसमें बहुत अच्छी उसी से पहचान मिली। और धीरे धीरे लोग, फिर प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो आया, उसको पहचान मिली। फिर मेडिवल में बच्चों ने बड़ा खुशी के साथ किया। मेडिवल के बाद फिर लोगों को जो है आधुनिक भारत का मास्टर वीडियो आया, फिर पॉलिटी के मास्टर वीडियो आए, हिस्ट्री के मास्टर वीडियो में 30 लाख लोग ज्यादा के आसपास व्यूज आ चुके हैं। इसके बाद जो है सारे जितने भी मास्टर वीडियो क्रम से देता चला गया। और आने वाले समय में मेरी सोच ये भी है कि मैं पूरे सिलेबस को मास्टर वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। आप जाइए, एग्जाम देने जाना है, 1 घंटे पहले देख लीजिए, 2 घंटे पहले देख लीजिए और पूरा कोर्स अपना करके जाइए और इत्मीनान से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और ये इतना प्रभावी हुआ कि हर मास्टर वीडियो से ये भी रहा कि लगभग 12-13 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उस पर इतना गहराई से रिसर्च किया गया, काम किया गया। और जो मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं 2011 से इसकी प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की करना प्रारंभ किया, तो सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने के दौरान जो मैंने मेहनत की, आज वो मास्टर वीडियो में काम आ रही है। जो रिसर्च है वो आज दिख रहा है कि हाँ, मैंने रिसर्च वास्तव में किया था। तो प्रॉपर्ली जब आप कभी पर बड़े लेवल का ऐसा काम करना शुरू करते हैं, तो यूट्यूब आपको अचानक से कुछ नहीं देगा। आपकी यूनिक आईडी जो होगी वही आपको यूट्यूब पे बेहतरीन बना देगी। तो रवि प्रकाश जी, आपने जैसा बताया कि आपको 2 साल तक लग गए अपनी पहली इनकम जनरेट करने में, तो इस समय मतलब 2 साल एक बहुत ही बड़ा समय होता है। आप कंटिन्यूस कोई काम कर रहे हैं और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जहां तक मैंने देखा था, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते, दिन में 12 से 14 घंटे आप वीडियो बनाते थे और डेली आपकी 4-5 वीडियो आती थी। तो मैंने भी देखा था लगभग 2 साल तक आपको कुछ इनकम नहीं हुई थी। तो इस समय आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि चलो इनकम नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, या फिर अपना मतलब आपकी खुद की इनकम भी चलाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, घर से प्रेशर रहता है, या अगर आप यूपीएससी के क्षेत्र में है तो एक विद्यार्थी पर दबाव रहता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसके भी पैसे नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूअस मेहनत दे रहा हूं, और घर वालों का दबाव भी है कि तुम्हें यूपीएससी करनी है, यूपीएससी निकालनी है। तो उस समय आपका क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया और आगे बढ़ाया? हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये हर एक स्टूडेंट के लाइफ में होता है। जब स्टूडेंट पढ़ रहे होता है तो 1 साल 1.5 साल फैमिली सपोर्ट करती है, और इसके बाद धीरे धीरे आपको खुद फील होने लगेगा, मोरल प्रेशर बनेगा आपके ऊपर कि आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए। और ये मेरे साथ भी हुआ। दरअसल सौभाग्य से बात ये है कि मेरी फैमिली थोड़ा सपोर्टिव नेचर की है और फैमिली ने लगातार सपोर्ट बनाए रखा, लेकिन मोरल जो प्रेशर था कि अब कब तक लेंगे, है ना, अंत में क्वेश्चन ये आता है कि अब कब तक लेंगे। तो पहली बात ये थी कि जो YouTube का वर्क था कि इसमें कोई फाइनेंशियली पहले लग रहा था कि हाँ YouTube से कुछ हो जाएगा। फाइनली YouTube से कुछ हो नहीं रहा था। 2 साल तक, एक लंबा समय आप सच कह रहे हैं, और संसाधन नहीं थे कि मैं इसे और बेहतर करूं, क्योंकि टीचिंग स्किल तो था लेकिन आपके पास संसाधन भी नहीं हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको एक कैमरा तो होना चाहिए, और कैमरे के लिए भी आपको पैसे मांगने पड़ेंगे। घर से मैं बहुत मिनिमम पैसा मंगवाना पड़ेगा आपको। सोर्स ऐसा नहीं कि आप कहीं और से, जब आपके पास कोई उपाय नहीं होगा तो घर से मंगवाएंगे, और घर वालों को लगातार आप आश्वासन भी देते हैं कि भाई बहुत जल्द अपना इंतजाम आप कर भी लेंगे। तो घर से भी बहुत मिनिमम, मैं आपको आश्चर्य हो जाएगा कि मुखर्जी नगर में रहता था तो मैं महज 5,000 रुपए में अपना गुजारा करता था, जहां पे रेंट ही इतना हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 5,000 रुपए में, जो मेरे मित्र हैं वो जानते होंगे कि कैसा मैंने 2 साल में, मतलब मेरे खर्चे बड़े सीमित थे, मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ। खर्चे ये था कि 2 जोड़ी कपड़ों में ही मैंने पूरा अपना समय व्यतीत किया था। एक पैंट था मेरा, उसमें इंक गिर गई थी, आज भी पैंट मैंने उसको बिल्कुल सजा के रखा है। उस पैंट में इंक गिरी थी और उस पैंट को मैंने 2 साल लगातार पहना था। मेरे दोस्त कहते थे कि यार क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे पता था कि ये बड़ी टेम्परेरी चीजें हैं, है ना, आज है कल खत्म हो जाएंगी जब अभाव दूर होंगे। लेकिन मजा आया उस चीज में, सीखने को बहुत कुछ मिला उस टाइम पे। अभाव में आप बहुत कुछ सीखते हैं। अभाव आपको, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना बहुत सारी चीजों का, तो धीरे धीरे मेरी एक हैबिट क्रिएट होने लगी कि कम पैसे पर भी मैं अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दिया। और मैंने लिमिट भी बना ली थी। लोग कहते थे कि पैर पसारने चाहिए, चादर ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। जब आपके दिमाग में, आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कोशिश ये थी कि कुछ, मैं चूंकि अब YouTube पे सक्रिय हो चुका था तो ये था कि एक कैमरा कम से कम बेसिक मिल जाए मुझे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था इंतजाम। मेरे एक मित्र थे, मैं जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि उस समय पे उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया। अभिनव कुमार नाम था उनका, अभिनव जी। और अभिनव जी ने एक 4,000 रुपए की मदद की थी मुझे। निकॉन का कैमरा पहला उनके माध्यम से आया था, और एक 2.5x3 का बोर्ड था मेरे पास,
उस बोर्ड और कैमरे की मदद से मैं सुबह से शाम तक जो है अपना पढ़ता रहता था। मेन मोटिव था सिलेक्ट होना। देखिए मोटिव ये नहीं था कि इस फील्ड पे जाकर के मुझे बहुत कुछ करना है, ये तो बच्चों का प्यार है, लोगों का सम्मान है, लोगों का सारी चीजें कि आज के टाइम पे यहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। मेन ये था कि सेलेक्ट होना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, वहां पर जाने के बाद फिर आगे करेंगे सारा कुछ। तो सिलेक्शन के काफी नजदीक तक मैं पहुंचा, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, असफल ही कहा जाएगा उसे। लेकिन हाँ, टीचिंग लाइन में धीरे धीरे मैं प्रोग्रेसिव हो रहा था। जब देखा कि यूट्यूब से चीजें नहीं हो रही थी तो फिर मैं ऑफलाइन में आया कि शायद ऑफलाइन में कुछ चीजें हो जाए। लेकिन जब ऑफलाइन में आया था मैं गाजियाबाद, तो उस समय भी जेब पे 1 रुपया नहीं था। आज मैं आपको ये बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, खाली हाथ आए थे। और जब इसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे, गाजियाबाद आए, तो ये था कि फ्रेंड सर्किल है, मित्र हैं, कुछ मित्रों ने सहयोग किया, उनके सहयोग से किसी तरीके से स्पेस मिला हमें। स्पेस मिलने के बाद जो है क्लासेस चालू हुई। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑफलाइन में मैंने 2 बच्चों को लगातार पढ़ाया। उनसे भी मोटिव ये नहीं था कि पैसा मिल जाएगा। लगभग 5,000 रुपए का महीना वो मुझे देते थे, 10,000 रुपए मुझे मिल जाते थे 1 महीने में। तो वहां से थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। फिर धीरे धीरे यूट्यूब, चूंकि अब वहां से कुछ मिला तो मुझे लगा कि अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूट्यूब के लिए मिलना चाहिए। और फाइनली एक समय ऐसा आया कि आने के बाद जो है हमने ऑफलाइन क्लास को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, है ना। और उससे क्या हुआ, एक तो समय कम लगा हमें। इसके आप ही से जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैं एसोसिएट भी हुआ 2-3 चैनलों के साथ। और यदि एसोसिएट कोई होता है किसी चैनल के साथ तो सीधी सी बात फाइनेंशियली भी उससे जुड़ा होता है, वो भी चाहता है कि कुछ ना कुछ जाकर के उसे मिलेगा। तो एक ये था कि कहीं पढ़ा लेंगे, और पढ़ाया भी। कई जगह ऑफलाइन गया, कई जगह ऑनलाइन गया। ऑनलाइन लगभग मैंने सभी प्लेटफॉर्म में पढ़ाया होगा, जितने भी ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म है वहां से जुड़ाव हुआ। और इसके बाद जो है फाइनली वहां से भी चीजें हो नहीं पाई। धीरे धीरे आगे चल के यही हुआ कि ऑफलाइन पे ही काम करते गए। ऑफलाइन में एक कंडीशन ये थी कि हम पोस्टर जो बनते थे उन पोस्टर्स को खुद लगाने जाते थे, है ना। एक कंडीशन ये भी थी, खुद लगाते थे, खुद बैठकर इंक्वायरी देते थे, खुद जाकर डेमो क्लास देते थे। और खुद डेमो क्लास देने के बाद कभी फील नहीं होते देते थे बच्चों से। 2 से 3 घंटे की नींद होती थी, बस 2 से 3 घंटे में हम प्रॉपर वर्क करते थे। मैं था, मेरे साथ रावेंद्र सर सिंह जी थे, रावेंद्र सर जो आप जानते हैं, और जीत सिंह जी थे। हम 3 लोग थे। 3 लोगों ने शुरुआती काम किया। संस्था का नाम जो है धीरे धीरे इस पे वर्क किया गया। ऑफलाइन क्लासेस रिकॉर्ड की गई, रिकॉर्डिंग के साथ साथ धीरे धीरे यूट्यूब पे भेजा गया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये बड़ा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बच्चों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि कल के दिन आपका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। होता है ना कि जब आप बड़े हो जाते हो, आज भी चूंकि आप शुरू से जुड़े हैं तो आज आप भी देख रहे हैं कि हमारे साथ वही भाव है, जो पहले था वही है। आज भी हम मेंटली रूप से आज भी पैसे से नहीं जुड़े हुए। कितने बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में पैसा ना तब था ना आज काम करता है, क्योंकि जहां पे पैसा शुरू हो जाता है वहीं से दिमाग मेरा बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, चीजें यदि आप पैसे का, देखो क्या है ना, जब आप ईमानदारी से काम करते हो, जितना कुछ मैंने सीखा, आपको फाइनेंशियल तो एक तरीके से वो आपको मिलना ही है, ठीक है। वो आपको किसी भी तरीके से उस पर आपकी कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आप बच्चों के नजरों पे आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे कि इनको बस कुछ कंटेंट दिया, इसके बाद कहीं और चले गए प्रॉपर्ली, तो वो फिर कहीं ना कहीं पे बच्चा आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा और बहुत शॉर्ट टर्म आपका सोच रह जाएगा। तो वो दृष्टिकोण ना कल था ना आज है। शुरुआत में यहाँ पे काफी समय तक पढ़ाया, कॉलेजों में गए, बड़े बड़े कॉलेजों में सेमिनार लिए। सेमिनार लेने के बाद लोगों को समझ में आया कि हाँ, उम्र कम थी, लोगों को ये भी नहीं लग रहा था कि यार बड़ी कम उम्र है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप खुद IAS नहीं बने, आप दूसरों को क्या बनाओगे। लेकिन लोगों को ये लगा कि टीचिंग स्किल अच्छा है, जो समझा रहे हैं, कंटेंट में बहुत दम है, हमने 50 जगहों में पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद ये पहले टीचर मिले हैं जो चीजों से समझ में आ रहा है। तो जब ये चीजें लोगों के दिमाग में जाने लगती हैं तो लोग फिर फेथ करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनकम का सोर्स बनना शुरू हुआ, ठीक है। कोई बाहरी फंडिंग नहीं है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया इस मामले में। फैमिली से मैंने नहीं लिया, किसी भी की संस्था के नाम पे लिया, अपने खर्चे के नाम पे लेता था मैं, ठीक है। और बस ये है कि धीरे धीरे एक समय ऐसा था कि हमारे संस्थान तो हमने किस तरह से ले लिया था, लेकिन हमारे पास इन्वर्टर तक नहीं था, तो हम अंधेले में भी पढ़ाते थे। लाइट चली जाती थी तो बच्चे जो है मोबाइल ओपन करके पढ़ते थे, उनको भी पता था कि ठीक है थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी। तो हर तरीके का कंप्रोमाइज हमने किया। और इसके बाद जब आप काम करते चले जाते हैं, धीरे धीरे लोगों को जुड़ाव शुरू हुआ। ऑनलाइन बैचेस चालू किए गए। ऑनलाइन बैच एक ये बड़ा, आज के टाइम पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्राम बन चुके हैं ऑनलाइन बैच के। किसी भी चीज का होता है ऑनलाइन बैच बन जाता है। हमने भी ऑनलाइन बैच शुरू किया, लेकिन मेरे ऑनलाइन बैच शुरू करने का दूसरा मोटिव था। दरअसल यूट्यूब में क्या है, मान लीजिए यूट्यूब में चला रहा हूं और काफी लंबे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए सब्सक्राइबर तो रोज नए बढ़ते हैं, है ना। आज ही कोई सब्सक्राइबर बढ़ा
तो क्या होगा कि मैं उसको बिल्कुल बिगिनिंग से नहीं ले पाऊंगा, वो बिगिनिंग से जुड़ाव नहीं कर पाएगा। दरअसल जितना मैं समझ पाया हूं कि हम चाहे 500 वीडियो दे दें, लेकिन बच्चा आज के वीडियो से ही जुड़ेगा, वो पिछले 500 देखने का प्रयास नहीं करेगा। तो मुझे ये लगा कि ऐसा करते हैं कि बच्चे को बेसिक से लेके चलते हैं। पहले वर्कशॉप सेशन हो उसका, प्रॉपर उसे समझ में आए कि जिस एग्जाम की वो तैयारी करना चाहता है उस एग्जाम में क्या। अब देखिए सिविल सर्विसेज में चूंकि एक बड़ा एग्जाम है, लोगों की सोच बड़ी होती है, लोगों को लगता है कि ये समझा पाएंगे सिविल सर्विसेज में कि नहीं समझा पाएंगे। तो कई लोगों ने कहा नहीं कि आप एसएससी में चले जाइए छोटे एग्जाम में। वही बात हो गई कि बिजनेस वाली बात हो गई कि नहीं सिविल सर्विसेज नहीं चला तो एसएससी में चले जाइए। जिस उद्देश्य से पहले दिन से चालू हुआ था संस्थान, आज उसी उद्देश्य से कायम है। आज तक हम किसी भी तरीके से मोल्ट नहीं हुए, आज तक कभी एसएससी का और बैंक का, रेलवे का छोटे एग्जाम पे हम मोल्ट नहीं हुए। मैं नहीं कह रहा कि वो एग्जाम छोटे हैं, लेकिन जो उद्देश्य है ये क्लियर करता है कि आप अपने व्यू पे, अपने जो आपका विजन है, विजन से आप क्लियर है। यदि आप सिविल सर्विसेज को ही लेकर के क्लियर है, चूंकि आपका स्किल वो है, मैं क्यों जाऊं छोटे एग्जाम पे, ठीक है। वो मैं बिजनेस नहीं करना चाहता कि हाँ मैं एसएससी का बैच चला दूंगा तो 1000 बच्चों का बैच आ जाएगा, उन्हें पढ़ा के उन्हें छोड़ दूंगा, ये मेंटालिटी से नहीं था। तो ऑनलाइन बैच चूंकि हमने कहा कि हम केवल सिविल सर्विसेज का ही चालू करेंगे, सिविल सर्विसेज के बैच में ही पढ़ाएंगे और सिविल सर्विसेज के बच्चे को बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर चलेंगे। हम उसको वर्कशॉप सेशन कराएंगे, वर्कशॉप सेशन के बाद प्रॉपर क्लासेस कराएंगे, उनके नोट्स देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद जो है उनका वर्क करेंगे। तो उस लेवल की चीजें जो हमने वहां पर शुरू की थी, वो सारी चीजें अब कंटिन्यूअस वे पे अब चालू हो गई। एक बच्चा जुड़ा, मुझे याद है जहां तक पूर्णिमा शुक्ला करके एक बच्चा ऑनलाइन बैच हमारे साथ जुड़े थे, और इसके बाद फिर धीरे धीरे 2 हो गए, 4 हो गए। लोग यही फोन करके कहते थे कि आप पे विश्वास क्यों किया जाए, लेकिन जैसे जैसे कंटेंट पहुंचता गया, आज 52 ऑनलाइन बैच, 52 ऑनलाइन बैच 1 साल के अंदर चला रहे हैं, ठीक है, जिनमें 14,000 बच्चे इनरोल्ड है और जिनमें 90% बच्चा सिलेक्टेड है, या तो रेलवे में है या बैंक में है या फिर टीचर है। इस लेवल के बच्चे, यहां तक कि कुछ अधिकारी हैं जिनके बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप प्रॉपर वे पे काम करते हो, लोगों को चीजें आपकी समझ में आती हैं, चीजों को बड़े डिटेल से देते हो। हमारे जो बच्चा पहले दिन से जुड़ा था आज भी जुड़ा हुआ है। हमारा मोटिव है कि जब तक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और उंगली पकड़ के ले चलेंगे। यदि उसे जो नहीं समझ में आता वो समझाने का प्रयास करेंगे। और ऑनलाइन बैच कुछ नहीं, ऑफलाइन की जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है वही क्लासेस जाने लगी, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया और फाइनली फिर चीजें चालू हो गई। धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हो गया और ट्रस्ट जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद फिर काम करने में कोई कठिनाई आपको महसूस नहीं होती। तो थोड़ा समय लगा और धीरे धीरे सोर्स ऑफ इनकम बनती चली गई। इन्वेस्ट फंडिंग जो है बच्चों का दिया हुआ है, जितना कुछ भी दिया हुआ है और बच्चों पे ही खर्च किया जा रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। आज के समय पे पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है वर्क, लेकिन इसका जो भी पैसा आता है उसका 1-1 रुपए का हिसाब रखता हूं। कल के दिन कभी ये होगा कि सोशल ऑडिट भी होना होगा कि भाई हमारा पैसा का क्या किया गया, उसका भी हिसाब किताब है। अपने ऊपर मैं जो भी खर्च करता हूं, वो जितनी मेहनत करता हूं, जितनी क्लासेस लेता हूं, वही पैसा मैं खर्च करता हूं। बाकी ऐसा नहीं कि इस पैसे का मैं बेतहाशा कुछ भी करूं, वो नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे पे वर्क चलता है। तो रवि प्रकाश जी, ये बात हो गई स्ट्रगल की। अब बात है आती है कि स्ट्रगल तो हुआ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से एक आपको स्पेशल आइडेंटिटी और एक अलग फेम भी मिलता है। तो वो जब मिला तो उसके बारे में, और स्ट्रगल के बाद जब वो फेम मिला तो दोनों थॉट में क्या डिफरेंस आया, और आप क्या एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि अगर किसी को पढ़ाना है तो क्या कर सकता है, और जब ये फेम आता है तो उस वे में वो किस लेवल तक का रहता है और क्या आपको दे सकता है? आप इसके बारे में अगर कुछ शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एक मेरे YouTube में बहुत सारे मित्र हैं, और एक समय जब हमारे पास व्यूज नहीं आते थे, 100-150 व्यूज आते थे, तो एक मित्र थे, मैं उनके चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो कहते थे कि रवि जी मेरे चैनल पे 2000-2500 व्यूज आते हैं और आप इस फीलिंग को नहीं समझ सकते क्योंकि आपके पास उतने व्यूज नहीं आते हैं। तो मुझे भी लग जाता था कि हाँ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे काम करते गए, व्यूज 2000-2500 क्या मिलियंस व्यूज चले गए, है ना। तो जो बच्चे मुझे बिल्कुल बिगिनिंग से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके इसमें बताएंगे भी, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग से जानते हैं कि जब मुझे फेम मिला या जो कुछ भी है, आज बहुत सारे लोग कहां से आते हैं, कोई गुजरात से आ रहा है,
कोई जो हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई साउथ से, महाराष्ट्र से, आज कितने बच्चे जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, जो कि लैंग्वेज भी नहीं समझते हैं, लेकिन उनको लगता है कि थोड़ा बहुत हम हिंदी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र से यहाँ तक कि लोग अपनी लैंग्वेज चेंज करके हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये चीजें हुई, लोग मिलने आने लगे, मुझे और एक्साइटमेंट हुआ कि अब काम करने का अब दायरा बढ़ चुका है। वो दो तरीके होते हैं, कुछ लोगों को जब फेम मिलता है या फिर इस प्रोग्रेस में जाते हैं तो वो अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। उनको लगता है कि बस अब हम ही हम हैं या फिर सब कुछ हमने किया है। देखिए एक चीज समझिए, जहां तक मुझे यूट्यूब पे समझ में आया, कहीं पर भी हो, जब भी आपको फेम मिलता है, ऑडियंस है तो आप हो, है ना। ऑडियंस के बिना आप क्या हो, है ना। उसी ऑडियंस ने आपकी एक पहचान दी है। एक सब्सक्राइबर मिलके 1 लाख बनता है, 1 लाख बन के 10 लाख बनता है, 10 लाख बन के, तो एक पहचान जो भी होती है ऑडियंस से होती है। और यदि आप उन्हीं को छोड़ दो, उन्हीं को टाइम नहीं दो, तो आप क्या हो। तो हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता है कि मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। आज भी यदि फोन आता है, मैं फोन यदि पिकअप करने की अवस्था में होता हूं, क्लास में नहीं होता, तो मैं जरूर फोन रिसीव करता हूं, बात करता हूं, और यदि कोई मिलने आता है उसका स्वागत करता हूं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत स्तर है कि मैं तब में और अब में कोई परिवर्तन है तो नहीं है। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे ही मिल जाते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल आराम से बैठाता हूं, बातचीत करता हूं। इलाहाबाद में मैं गया था, मीटअप प्रोग्राम पे गया था, वहां बच्चे हैं, उनके साथ भी इजिली। तो मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तिगत स्तर पे फेम मिलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया। आमतौर पे हो जाता है, क्योंकि जब भी आपको ये चीजें, मनी, फेम, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे ही आपके साथ बढ़ती है, ये आपका नेचर काम यहाँ पे करता है। आप किस व्यक्तित्व के मालिक हैं। यदि आपका व्यक्तित्व पहले से वैसा ही है, तो जैसे ही फेम मिलेगा और आप पर्सनल वो हो जाएंगे। मैं तो और सोशल हो चुका हूं, अब तो और काम करने का, अब तो ये है कि जैसे जैसे दायरा बड़ा हो रहा है, इस दायरे को और बड़ा करते जाना है। ठीक है, तो ये काम है आपके थिंक प्रोसेस का। आपका थिंक प्रोसेस कैसा है, और आगे जाके वो तभी और ऐसा, जैसे कि अब सिविल सर्वेंट के रूप पे, आज तो मैं नहीं हूं सिविल सर्वेंट, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त बन भी गए, सिविल सर्वेंट बन गए, लेकिन अब मेरा एटीट्यूड जैसा आज है ना, यदि मैं अभी बहुत ज्यादा ऐसा रहूं कि बहुत ज्यादा मिलनसार ना रहूं, किसी से बातचीत नहीं करूं, तो कल एटीट्यूड मेरा और बदल जाएगा। यदि मैं सिविल सर्विसेज पावर में आ जाऊंगा, अथॉरिटी में आ जाऊंगा, लेकिन आज मैं सोशल पर्सन हूं, तो जब वहां पे पहुंचूंगा, दायरा बढ़ेगा, अथॉरिटी मिलेगी, तो और शायद मेरा दायरा और अच्छा हो जाए, मैं और काम करने लग जाऊं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब तो और काम करने में मजा आता है। जहां मैं 14 घंटे जगता था, अब 18 घंटे जग लेता हूं, तो और एनर्जी आ जाती है। खाना पीना सोना सब एक तरफ रहता है, बच्चों की प्रॉब्लम एक तरफ रहती है। आज 28 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं हमारे। 28 व्हाट्सएप ग्रुप में यदि किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नेगेटिविटी आ गई, मैं उस समय, मेरे घर पे मेरी मदर जानती होंगी या जानते होंगे कि ये खाना तक नहीं खाता, पहले उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तब के खाना पेट में जाता है। या मैं रात भर ऑफिस में गुजार देता हूँ कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो। अभी जैसे कि हमने अपना खुद का सर्वर बनाया, बहुत सारी दिक्कत आ गई बच्चों के साथ, लेकिन अब उसमें एक पॉजिटिव उद्देश्य है। कभी होता है कि जब आप सिस्टम चेंज करते हैं तो दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि फेम मिलने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन होता है। आगे चल के अभी तो ये मिलियन पे पूरा बनेगा चैनल, या फिर एक बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, तो कभी कोई बदलाव नहीं होगा। आज जैसे हैं उससे 10 गुना और ज्यादा लिबरल होकर वर्क करेंगे। टीम बढ़ेगी, क्योंकि काम कोई आप अकेले नहीं करते। मेरा मानना है कि कोई काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। जब रामायण की एक कहानी आती है कि जब श्री राम ने सेतु बनाया श्रीलंका जाने के लिए, तो उसमें गिलहरी का भी रोल था। तो मैं इसी कहानी को, इसी चीज को उद्देश्य मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो भी सदस्य हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है। और आजाद आईएएस एकेडमी किसी एक पर्सन की नहीं है, ये सबकी है। पूरे स्टूडेंट हैं, 5 लाख स्टूडेंट आज यूट्यूब पे हैं, इन सभी स्टूडेंट की है, और जितने भी स्टाफ है, ऑफिस है, इन सब का है। मिल के काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल वर्क नहीं है। यहाँ पे ऑफिस में बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है हमारे। यहाँ पे ये नहीं होता कि ये छोटा है, ये बाद में आया, ये पहले आया, हम सब बराबर है। हाँ, जब काम करने की बात आती है तो हम डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। काम में कोई हिला वाली नहीं होती है। लेकिन जब एक बार बैठने की हुई, खाने की हुई, उठने की हुई, बातचीत करने को, स्टूडेंट आते हैं, उनसे भी ऐसी बात करते हैं। तो फेम का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए किसी की लाइफ में। और मैं सबको भी ये चीज समझाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी आपको जब कभी सक्सेस मिल जाए, तो सक्सेस में कभी इतना फितूर नहीं चढ़ जाना चाहिए कि आप अपने आप को भी भूल जाए और सामने वाले को भूल जाए। सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत होती है आपकी, खासकर जब आपका इंस्टीट्यूट और आपका जो फाउंडेशन बनता है, जो भी आप तैयार करते हैं, उसमें जो शुरुआती व्यक्ति हैं उनको साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो स्ट्रगल उस फेज में होता है, सक्सेस मिलने के बाद नहीं होता। तो अगर अब मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो अपने इस टीचिंग के पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊंगा कि टीचिंग करना एक आर्ट है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। टीचिंग को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। या हर कोई व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता।
टीचिंग एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के लिए है। आप एक यूथ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कि चलो मैं देश के युवाओं को संबोधित कर रहा हूं, है ना। सिर्फ टीचर का मतलब ये नहीं है। एक अच्छे शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए समाज में? अच्छे शिक्षक की ये भूमिका होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए मत, किताबी कीड़ा ना बना दे, उनके अंदर एक मोरालिटी डेवलप करे, नैतिकता का विकास करे। यदि वो बच्चा नैतिक होगा तो खुद ब खुद उसके अंदर सारी चीजें विकसित हो जाएंगी। तो अच्छे टीचर होने के लिए सबसे पहली चीज, जो पहला गुण मुझे लगता है, टीचर ईमानदार होने चाहिए। उसे अपनी जिम्मेदारी पता होना चाहिए कि वो किसी बच्चे का भविष्य है उसके साथ। बच्चे का यदि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 1 महीना भी उसके साथ खराब होता है तो उसका कितना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, एक आपदा आ जाएगी उसके जीवन में। आज के समय भारत में यही तो हो रहा है। चाहे आप ग्रेजुएशन में देख लीजिए, 12th क्लास में देख लीजिए, टीचर तो बहुत सारे आ गए, लेकिन वास्तव में मैं जैसे कि आपको बताऊं, एक मैं आपको अनुभव साझा करना चाहता हूं। अभी क्या हुआ, ऑनलाइन बैच हमने चलाया और बहुत सारे टीचर हमारे साथ पढ़ रहे हैं। वो खुद शिक्षक हैं, जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंटरमीडिएट में लेक्चरर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो वो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रोफेसर्स भी मुझसे पढ़ते हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, कुछ लॉ है, कुछ ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, एक टीचर का फोन आता है मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर ऐसी सी बात है कि जो आपके वीडियो हैं वो मेरे स्कूल में इंटरनेट नहीं होने के कारण से वो वीडियो मैं देख नहीं पाता हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये है वो है। तो मुझे बड़ी गुस्सा लगी। मैंने उनको भी व्यक्तिगत रूप से कहा भी कि आप ये बताइए, आप स्कूल जा रहे हैं, आपने एक जिम्मेदारी ली है, आपका एक कर्तव्य है कि वहां पे जो बच्चे आए हुए हैं वो बच्चे सुबह उनके माता पिता बैग पैक करके इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप प्रॉपर जिम्मेदारी निभा सके। आप जाके वहां अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो टाइम आपका अपना करियर बनाने का नहीं है। आप टीचर के टाइम पीरियड पे बच्चों का करियर बनाइए, है ना। आप यदि कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, ईमानदारी पहला गुण है। आप ईमानदार रहिए अपने बच्चों के प्रति, कंटेंट ईमानदारी से दीजिए। दूसरी चीज टीचर के अंदर यह है कि टीचर सिर्फ पढ़ाए नहीं, नैतिकता का विकास करे। ठीक है, चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब में आज के समय पे कुछ भी हो रहा है। कभी कभी मैं देखता हूं तो मुझे खुद भी अजीब सा लगता है कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है और अंदर कंटेंट क्या है। व्यूज पाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। आपको ये थोड़ा सा टीचर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम यदि कोई आपके पास 1 घंटे या 1 मिनट का टाइम भी व्यतीत करे तो उसे कुछ नॉलेज मिले, तब तो उसका बेनिफिट है। सिर्फ व्यूज पाने के लिए, सिर्फ व्यापारीकरण के लिए, सिर्फ तो फिर क्या फर्क रह जाएगा, क्या चीज रहेगी। तो ये ओरिजिनलिटी टीचर के अंदर आनी चाहिए। टीचर जिम्मेदार होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किसी बच्चे का भविष्य उसके हाथ में है और उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाए। रही बात छात्र क्या होगा, छात्र कैसा है, वो छात्र पे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे अपना भविष्य प्यारा होगा यदि आप ईमानदारी से उसे गाइडलाइन करेंगे, मेंटरशिप रखेंगे तो वास्तव में वो कर जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, टीचर इंस्पायरिंग होना चाहिए। टीचर नॉलेजेबल नहीं होना, नॉलेजेबल चलो एक विषय वास्ता है, तभी तो टीचर है जब उसके पास नॉलेज है, लेकिन टीचर इंस्पायर करने वाला होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे टीचर हैं इतिहास में, या फिर हम अपने रोल मॉडल के रूप में देखें, जैसे डॉक्टर कलाम, एक अच्छे, उन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम पे रहे हमेशा और बड़े नॉलेजेबल पर्सन रहे और साथ साथ इंस्पायरिंग पर्सन भी रहे। तो टीचर के अंदर एक ऐसा गुण हो कि वो दूसरों को इंस्पायर करे, कुछ ऐसा कर जाए, इतना मेहनती हो। डॉक्टर कलाम क्या थे, इतनी उम्र के बाद भी लगातार सिर्फ मेहनत करते थे, किस लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंटरशिप दे सके, लोगों के अंदर एनर्जी पैदा कर सके। टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दीपक रूपी छात्र पे हमेशा तेल डालता रहता है ताकि दीपक जलता रहे, वो छात्र को हमेशा एनर्जाइज करता रहे। छात्र के अंदर की जो लगातार क्या होता है ना, छात्र जीवन में एक समय बाद आपको ऐसा लगेगा जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये कंडीशंस बहुत सारी क्रिएट होती है और मैंने भी फेस की है। तो टीचर का काम है कि उस समय पे अपने छात्र का हाथ पकड़ के उसे एनर्जाइज कर दे, उसे तैयार कर दे। उसे ये मत पढ़ाए क्या है, मैं भी नहीं चाहता, मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना चाहता, वो तो मैं पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस में है। मैं चाहता हूं मेरे छात्र इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाए, सेल्फ मोटिवेशन है उनका, ये नहीं कि मैं बाहर से मोटिवेट करूं, इतनी मोरालिटी उनके अंदर डेवलप हो जाए किसी प्रॉब्लम से। इसीलिए मैंने लाइफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम चालू किया है, इसीलिए मैंने एक टीचर के तौर पे मोटिवेशनल सेशन का प्रोग्राम चालू किया है। बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो टीचर को सभी दृष्टिकोणों में काम करना चाहिए, सिर्फ इतना दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसे रटा दो पढ़ा दो। तो एक अच्छे टीचर का गुण यह है कि टीचर सभी विषयों को एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक गूगल बना दे किसी बच्चे को। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी राष्ट्र हमारा प्रोग्रेसिव हो सकेगा। देश के अंदर जो आत्मनिर्भरता है, जो बेरोजगारी वाली समस्या है, सब खत्म हो जाएंगी जब एक अच्छा स्टूडेंट निकल के सामने आ जाएगा। तो धन्यवाद रवि प्रकाश जी अपना समय देने के लिए। दर्शकों,
आज आपको इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें और रवि प्रकाश जी ने शेयर की कि कैसे आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं टीचिंग के। तो अगर चाह रहे हैं और वर्क कर रहे हैं इस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए और आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं समय समय पर रवि प्रकाश जी से पूछकर उसके बारे में स्पेशल वीडियो बनानी हुई तो वीडियो बनाएंगे या फिर कमेंट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों अपना समय देने के लिए।